बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कई वर्षों से अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं और हम पूरा ये यकीन रखते हैं कि ये जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके लिए लेकर आते हैं 3 सेगमेंट्स: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। अपने आज के विज्ञान और किसान सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि क्या खुशी की खबर है हमारे मिर्च के किसानों के लिए। साथ ही कृषि स्टार्टअप सेगमेंट में आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान से। फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में खरीफ प्याज की फसल से संबंधित देंगे आपको विशेष जानकारियां और अंत में आपको बताएंगे किसान रथ ऐप के बारे में। तो कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आने वाली हैं। तो आइए कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। हमारे मिर्च की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। बेंगलुरु स्थित भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने मिर्च की 5 नई किस्में विकसित की हैं और हमारे कृषि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इन किस्मों के ऊपर कीटों और बीमारियों का कोई भी प्रकोप नहीं होता है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं एक किस्म अर्का गगन के बारे में। तो आइए जानते हैं उसके बारे में विस्तार से इस रिपोर्ट में। हमारे देश में करीब 7,33,000 हेक्टेयर जमीन पर मिर्च की खेती होती है। प्रमुख मिर्च उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल शामिल है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने जो 5 नई किस्में तैयार की है, उनमें अर्का तेजस्वी और अर्का यशस्वी सूखी मिर्च का उत्पादन करने के लिए, अर्का सानवी और अर्का तन्वी सूखी और हरी दोनों के लिए, जबकि अर्का गगन सिर्फ हरी मिर्च का उत्पादन करने के लिए है। ये सभी किस्में अलग अलग तरह की बीमारियों से सुरक्षित है और इनमें रोगों से लड़ने की शक्ति पाई जाती है। अर्का गगन के पौधे मध्यम आकार के होते हैं और इससे 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फसल ली जा सकती है। दूसरी नई प्रजातियों की तरह ही इस किस्म में भी पर्ण कुंचन लगने का खतरा नहीं होगा। ये रोग एक वायरस से फैलता है और इसमें पौधे की पत्तियां मुड़कर पीली पड़ जाती है और उनका आकार भी छोटा होने लगता है। ये बीमारी पौधों के विकास को रोक देती है। जाहिर है कि इससे मिर्च उगाने वाले किसानों को हर साल भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर आप हरी मिर्च बोने वाले किसान हैं, तो अर्का गगन किस्म लगा सकते हैं। इससे आपको पर्ण कुंचन की चिंता नहीं रहेगी। इस बीमारी से फसलों को बचाने के लिए किसान बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का इस्तेमाल करते आ रहे थे। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान की नई किस्म कीटनाशकों के उपयोग को भी नियंत्रित कर देगी। जाहिर है इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों की जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं जुलाई माह में किस तरह से आप कर सकते हैं ज्वार की बुआई, कौन सी अच्छी किस्मों का आप चयन कर सकते हैं जिससे कि आपको स्वस्थ और गुणवत्ता वाली फसल हासिल हो और बाजार में उसका मूल्य भी आप अच्छा प्राप्त कर सकें। तो आइए तमाम जानकारियां लेते हैं कृषि कैलेंडर में। उत्तर भारत में ज्वार फसल की बुआई की खेती के लिए खरीफ मौसम यानी जुलाई माह उपयुक्त है। मानसून की पहली बारिश के बाद जल निकासी वाली भूमि में इसकी खेती करें। बारिश न होने की स्थिति में पलेवा लगाएं और बुआई का कार्य शुरू करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 से 3 जुताइयां देसी हल से करें। मीठी ज्वार यानी रियो, PC6, PC9, यूपी चरी 1 व 2, पंत चरी 3, HC 308, हरियाणा चरी 171,
पंतचरी 4 जैसी उन्नत किस्मों का चुनाव करें। छोटे बीजों वाली किस्मों जैसे मीठी ज्वार में 25 से 30 किलोग्राम और दूसरी किस्मों के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखें। खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और पोषण प्रबंधन का कार्य करें। अच्छी उपज के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर दे। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचाएं और इसे बुआई के 25 से 30 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग करें। बुआई से पहले बीज उपचार का कार्य करें, इससे फसल में रोगों की संभावना कम होती है। बीजोपचार के लिए कार्बनडाजिम यानी बॉविस्टीन 2 ग्राम या एप्रोन 35 SD 6 ग्राम कवकनाशक दवाई प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। अधिक उत्पादन के लिए बीज को जैविक खाद एजोस्पाइरिलम और PSB से भी उपचारित करें। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोए। कतार में बुआई देसी हल के पीछे फूडों में या सीड ड्रिल द्वारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बुआई के 5 से 6 दिन बाद ठीक प्रकार अंकुरण पूरा ना हो तो खाली स्थान पर नए बीज डालें। खरपतवार प्रबंधन का कार्य करें और बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवारों के कारण ज्वार की उपज में 30 से 40% तक की कमी आ जाती है। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम लौटेंगे अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप किसी भी काम को सच्चे मन से करेंगे, कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ करेंगे तो आपको उसका फल भी अच्छा प्राप्त होता है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं राम शरण शर्मा जी से, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, कृषि के क्षेत्र में एक स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि इन्होंने मिश्रित खेती की है और अपने राज्य के किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया और इसके लिए प्रेरणा भी दी। खेती में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव के एक किसान हैं।
गरीब परिवार होने के कारण रामशरण वर्मा की स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बहुत छोटी सी उम्र में वे अपने पिता को खेती में मदद करने लगे। उन्हें पिता से 6 एकड़ खेत विरासत में मिला। साल 1986 में रामशरण वर्मा ने खेती करनी शुरू की। वे गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब राज्यों के दौरे पर गए और उन राज्यों में सफल ग्रामीण किसानों और खेती के विशेषज्ञों से बातचीत की। साथ ही खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा। अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने खेतों में केला, आलू, टमाटर और मेंथा की खेती की। इन्होंने खेती में फसल चक्र पद्धति को अपनाया, जिससे इन्हें काफी लाभ और मुनाफा मिला। रामशरण वर्मा उत्तर प्रदेश राज्य में पहले ऐसे किसान थे जिन्होंने खेती में टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग किया और इसमें सफलता हासिल कर किसानों को नई तकनीक के प्रति जागरूक भी किया। रामशरण वर्मा वर्तमान में 150 एकड़ भूमि पर खेती की देखरेख करते हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 लोगों का समर्थन करता है। वे देश के और आसपास के किसानों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करते हैं। छोटे ग्रामीण भारतीय किसानों के लिए केला, टमाटर और आलू की पैदावार में सुधार के लिए उन्नत खेती की तकनीक शुरू करने के लिए उन्हें भारतीय मीडिया द्वारा ग्रामीण उच्च तकनीक वाला किसान कहा जाता है। इन्होंने खेती में अच्छी पैदावार हासिल करने के पीछे फसल चक्र पद्धति की बड़ी भूमिका बताई। इनके अनुसार फसल चक्र पद्धति में खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कम होता है, जिसके कारण उत्पादन 30% से तक बढ़ जाता है। साथ ही लागत में 20% तक की कमी आती है। इसलिए इनका मानना है कि किसानों को खेती में फसल चक्र पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। वर्ष 2012 में रामशरण वर्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह में पूर्व भारतीय राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें किसान जादूगर कहा। रामशरण वर्मा को वर्ष 2007 और 2010 में जगजीवन राम किसान पुरस्कार और 2014 में राष्ट्रीय बागवानी पुरस्कार भी मिल चुका है। रामशरण वर्मा ने अपने खेत को ही अपनी प्रयोगशाला बनाकर बहुत सारे प्रयोग भी किए और मुनाफा भी कमाया। कई प्रकार की फसल लगाकर उन्होंने अलग अलग प्रजातियां विकसित की। इनका मानना है कि पारंपरिक कृषि से अलग हटकर खेती में कुछ अलग किया जाए तो मुनाफा अधिक होगा। साथ ही किसानों की आय दोगुनी होने में मदद भी मिल सकेगी। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। खेत से लेकर बागान तक और मिट्टी से लेकर आधुनिक तकनीकों तक हम तमाम जानकारी कृषि के क्षेत्र से जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि खेती किसानी में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आप अपनी फसलों की अच्छी उपज हासिल कर सकें। इसी संबंध में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं खरीफ प्याज की फसल के बारे में। हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के परियोजना के तहत खरीफ मौसम में प्याज के प्रसार विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में कार्यरत है और आज शिकारपुर गांव जो नजफगढ़ ब्लॉक में आता है,
एक हम लोगों ने कृषक संगोष्ठी करने का प्रयास किया और ये प्रयास किया लोगों को कन्विंस करने का, क्योंकि यहाँ पे रबी के मौसम में प्याज काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया जाता है और लोकल प्रजाति लगाई जाती है। हम लोगों ने डिफरेंट जो भारत सरकार ने प्रजाति संस्कृत की है इस एरिया के लिए, उसके बारे में बताया और हम लोग उसका नर्सरी पौध कैसे तैयार कर सकते हैं अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन लगाने जा रहे हैं, कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि इधर के एरिया में बारिश के समय में प्याज का उगाना एक चुनौती है, एक चैलेंजेज है। तो हम किसान भाइयों के सहयोग से उनके कंधे से कंधे मिला करके जो भी हमारे पास इनपुट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे करके, किसान भाई भी इसमें काफ़ी मेहनत करने को तैयार हैं, हम नर्सरी लगाने जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार उत्तरी भारत में खरीफ मौसम के प्याज के विकास के लिए एक परियोजना चला रही है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राज्यों को खरीफ मौसम उत्पादन के लिए MRDH स्कीम के तहत काफ़ी उन्होंने फंड दिया है और इसको प्रचार प्रसार पे काफ़ी ध्यान दे रही है। आज की शिकारपुर गांव में खरीफ प्याज पे किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि इस गांव में और इस क्षेत्र में और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में प्याज की जो खेती मुख्य तौर पर की जाती है रबी सीजन में की जाती है और सरकार की भी ये है कि जो खरीफ प्याज है नासिक के अलावा हम उत्तरी भारत में भी सभी जगहों पे आसानी से कर सके, इसके लिए सरकार का ये भी योजना है कि हम अधिक से अधिक क्षेत्रों में खरीफ प्याज का लगाया जाए, जिससे कि हम लगातार पूरे वर्ष भर जो हम उसकी जो रेगुलर सप्लाई है वो बनी रहे। इसी उद्देश्य से आज कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा जो है शिकारपुर गांव में खरीफ प्याज पे संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें किसानों को नर्सरी लगाने का तरीके से लेके उसको उत्पादन कैसे किया जाए इस पे विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र का जो मैंडेट्स है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, उसके अंतर्गत ये खरीफ प्याज लगाया जा रहा है और इसका हम दोनों तरीके से बीज की नर्सरी लगाने के तरीके से भी और साथ ही साथ जैसे कि हम आपको बताना चाहूँगा कि प्याज जो है खरीफ प्याज दो तरीके से लगाते हैं। एक तो हम सीधे बीज की बुआई करके नर्सरी तैयार करके लगाते हैं, साथ ही साथ गंठी के द्वारा भी इसकी हम आसानी से खेती कर सकते हैं। तो अभी आपने देखी ये खास रिपोर्ट और अब आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से कि किस तरह से आप खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस समय भारत सरकार जो MRDH मिशन के तहत इस समय जो खरीफ का मौसम होता है, खरीफ मौसम में प्याज को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम कर रही है। उन्होंने अभी 5 राज्यों को काफ़ी हद तक उन्होंने प्रोजेक्ट दिया है। उसमें हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। इनमें उन्होंने खरीफ ओनियन को प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें प्रमोट करने के लिए काम दिया और इसमें बहुत अच्छा समय है 15 जून के 30 जून तक कि खरीफ ओनियन के लिए वह उसमें नर्सरी डालें। तो उसके लिए बीज का चुनाव करना चाहिए, प्रजाति का चुनाव करना चाहिए। तो आमतौर पे जो एग्रीफाउंड डार्क रेड है जो कि NHRDF की रेड है वो लगभग 80 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। उस प्रजाति को आप ले सकते हैं। और एक और अच्छी सी वैरायटी आई है NHRDF की लाइन 883 के नाम से फेमस है। हालांकि भारत में सीड की उपलब्धता कम है, लेकिन उसको लेना चाहिए। और ये भी बताना चाहूँगा कि खरीफ के सीज़न में नर्सरी उगाना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उस समय किसानों को बहुत सावधानी से उगाना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है, फिर शाम को बारिश हो जाता है, तो उसमें डैम्पिंग ऑफ आने की काफ़ी संभावना होती है। तो डैम्पिंग ऑफ आने की संभावना जैसा कि हमने आपको बताया धान के लिए, उससे ट्राइकोडर्मा ब्रीडी के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा ब्रीडी मिला के मिट्टी में मिला दें, ताकि मिट्टी से बीज से आने वाले को रोग को ख़त्म कर सकते हैं और अच्छा रहेगा। हालांकि समय नहीं है, मिट्टी का सौरीकरण कर लेते हैं, जिसको सॉइल सोलराइजेशन बोलते हैं। तो उससे मिट्टी से आने वाले केवल फफूंदनाशक के नहीं, वीड भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो सामान्यतः 7 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लेना चाहिए आपको प्याज का। एग्रीफाउंड डार्क रेड का, अच्छा लाइन 883 का, तब भीमा रेड भी है,
पूसा रेड भी है, इन सब प्रजातियों को लेकर लगाना चाहिए। लेकिन जब भी बीज लें वह किसी सरकारी संस्थान से लें, अच्छे कंपनियों का लें, ताकि बाद में चल के इस पर बीज काफ़ी महंगा है, आपको नुकसान हो सके। तो इस समय जो हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में प्याज उगाने के लिए प्याज का नर्सरी डालना बहुत ज़रूरी है। और नर्सरी अगर आपने अच्छी तरीके से उगा लिया तो आपका तकदीर में चार चांद लगेगा। जब अक्टूबर नवंबर में जो प्याज का रेट 40-50 रुपये केजी होता है, तो इस समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। एक होता है बल्बलेट के माध्यम से भी लगाने की बात आती है, वह भी हम लोग दिल्ली में और जगह ट्रांसमिशन कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इस तरह से भारत सरकार की जो मंशा है कि हमारा जो देश है, हमारा जो उत्तरी भारत है, वह प्याज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो, ताकि और जगह से मंगा करके पोल्यूशन फैलाने की बात, ट्रांसपोर्ट में पैसा खर्च करने की बात ना, जो कि मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से मंगाया जाता है। तो इस तरह से भारत सरकार के मंशा, जो कि हम लोग भी कृषि विज्ञान केंद्र है NHRDF है, मिलजुल के काम कर रहा है जी। जैसे कि हमने बताया कि इस समय खरीफ के लिए बहुत लिमिटेड प्रजातियां हैं। जैसे NHRDF की एग्रीफाउंड डार्क रेड प्रजाति है, बहुत पुरानी प्रजाति है, लेकिन आज भी वो काफ़ी डिमांडेड है, उसका उत्पादन भी अच्छा होता है। दूसरी वैरायटी हम लोगों ने निकाला लाइन 883 883 के नाम से, 83 के नाम से, उसका वह वैरायटी बहुत अच्छी है। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाता। वह वैरायटी 75 से 80 दिन में तैयार हो जाती है। उसका जो बल्ब का साइज़ है 5 से 6 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, मार्केट में काफ़ी डिमांडेड है। और ये वैरायटी ऐसी कि इसमें रोग भी थोड़ा सा कम लगते हैं, अधिक तो नहीं। इसके अलावा भीमा डार्क रेड है, पूसा रेड है, नासिक रेड है, ये वैरायटियाँ हम किसान लोग लगा सकते हैं। पटना रेड है, पंजाब की भी 1-2 वैरायटी वो लगा सकते हैं। लेकिन कहना चाहेंगे हम किसान भाइयों को कि खरीफ में प्याज उगाना उतना ही चैलेंज है, उतना ही चुनौती है, उतना ही इसका चैलेंजेस भी है और उसका अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि किसान भाई उगा सकते हैं। उसके लिए NHRDF, कृषि विज्ञान केंद्र और जो डिस्ट्रिक्ट के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, वो मिलजुल के अभियान चल रहे हैं, ट्रेनिंग करवा रहे हैं किसानों को कि वह नर्सरी अगर सक्सेस कर लेंगे तो उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा होगा। और इसमें कभी भी किसान को नुकसान होने की संभावना आज तक हम लोगों ने 20 साल के रिकॉर्ड में नहीं देखा, और आने वाले दिन में उनका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो भारत सरकार की मंशा ये है कि इन प्याज को बढ़ाने के लिए, ताकि जो हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो लीन पीरियड होता है, जिसमें कोई प्याज का उत्पादन नहीं होता है, खरीफ ओनियन ही ऐसा है कि जो कि उसको फुलफिल कर सकता है। सरकार किसानों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने की कोशिश कर रही है और खास तौर से डिजिटल माध्यम से उनकी मदद कर रही है कि उनके काम को और भी ज़्यादा आसान कर दिया जाए। पिछले साल लॉकडाउन के कारण किसानों को काफ़ी छूट भी दी गई और लॉकडाउन फसलों की बिक्री और आवाजाही के बीच रुकावट ना बने, इसलिए किसान रथ ऐप की भी शुरुआत की गई। तो क्या है ये ऐप और ये किस तरह से काम करती है, आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देश भर के किसान और व्यापारियों को कृषि उत्पाद के परिवहन के लिए परिवहनकर्ताओं से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। किसान आसान तरीके से आवश्यक तिथि और स्थान पर परिवहन वाहनों की जानकारी ले सकते हैं। प्रमुख परिवहन एग्रीगेटर्स और व्यक्तिगत ट्रांसपोर्टरों के साथ इंटरफेस का काम करता है। ट्रांसपोर्टर्स को अपने वाहनों को पंजीकृत करने और किसानों और व्यापारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सुविधा भी प्रदान करता है। किसान और व्यापारी अपने पोस्ट किए गए कंटेंट की प्रतिक्रियाओं को देख सकते हैं। कृषि उत्पादों के सौदे को अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसपोर्टर्स के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। किसान यात्रा पूरी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक रेटिंग भी दे सकते हैं। उपयोगकर्ताओं या किसानों को ट्रांसपोर्टर्स से जोड़ने के लिए एक सुविधा प्रदान करता है। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहले का प्रसारण भी देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम देख सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेहिचक हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।